ये वीडियो हम स्विफ्ट सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड ये टॉपिक पे बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, 1995 से इंडियन कस्टम जो है और डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड है ये किस तरह से डिजिटाइज हो जाए, लोगों को कस्टम क्लियरेंस जो है गुड्स का वो किस तरह से उसकी जो है कि कॉस्ट बच जाए, उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है कि टाइम बच जाए, कॉस्ट बच जाए और उसकी प्रोसेस भी सिंपल हो जाए, इस पे काम कर रहा था। तो इसी का नतीजा है कि इंडियन कस्टम्स में 1995 में स्विफ्ट करके जो कंसेप्ट है वो डिक्लेयर किया था, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। मतलब एक ही विंडो से आपको जो भी ट्रेड के लिए जो भी ये करना है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लियरेंस के लिए जो भी प्रोसीजर करनी है, डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, वो एक जगह पे से फाइल हो जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग रिफॉर्म्स लेके आए। इसमें नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है एनआईसी, इनका भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एनआईसी ने फर्स्ट उन्होंने इंडियन जो कस्टम्स ईडीआ है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज या इंटरफेस बोल सकते हैं, कस्टम्स ईडीआ है, ये पहले उन्होंने सारे इंटीग्रेट किए। उसके बाद स्विफ्ट का कंसेप्ट का डिक्लेयर किया। स्विफ्ट के कंसेप्ट के अंतर्गत उन्होंने बैक एंड में रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो आरएमएस जो है सिस्टम वो डेवलप किया, ताकि जैसे ही कस्टम्स के डॉक्यूमेंट्स फाइल हो जाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, तो आरएमएस ऑटोमेटिकली अपना कस्टम्स क्लियरेंस के रिलेटेड एक्टिविटी जो है ये परफॉर्म कर लेगा, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड। बाकी फिजिकल एग्जामिनेशन रिलेटेड तो फिजिकल गुड्स जो अप्रेजर है, कस्टम्स अप्रेजर, उनको ही करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रोसेस जो है कि ये इसके लिए आरएमएस सिस्टम भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की। उसके बीच में उन्होंने आइसगेट पोर्टल जो है कि ये इंट्रोड्यूस किया, ताकि सिंगल लोकेशन से, सिंगल कहाँ से भी, मतलब इंडिया के कौन से भी लोकेशन से आप आइसगेट पोर्टल्स जो है वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकेंगे। इसके लिए सिंगल विंडो। अभी इसमें और एक ये था कि जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत सारे जो पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज है उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती थी, जैसे कि फसाई है, प्लांट एंड क्वारंटाइन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इंश्योरेंस एजेंसीज है, बैंक्स है। तो ये जो थी कि AQQS थे, एनिमल क्वारंटाइन है, ड्रग कंट्रोलर है, बाद में प्लांट एंड क्वारंटाइन में बताया आपको, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, टेक्सटाइल कमिटी है, बाद में कस्टम्स खुद है, टोबैको बोर्ड से, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, इंश्योरेंस कंपनी से, इस तरह के बहुत सारे जो है कि पार्टिसिपेट, कम से कम 16 टाइप्स के पार्टिसिपेटेंसीज। उनके नंबर क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है, लेकिन कैटेगरी टाइप्स 63 टाइप्स की कैटेगरी जो है, ये पार्टिसिपेंट एजेंसी को उन्होंने ये प्रोसेस में पार्टिसिपेट करवाया, ताकि उनको भी यूजर आईडी पासवर्ड देके उनको भी एक सिस्टम के अंदर लेके आए और एक्सपोर्टर इंपोर्टर के भी लेके आए। तो उसके बाद जो भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करते थे, मतलब कर रहे हैं अभी, तो उसकी मैसेजेस जो है कि कंप्लायंस की, वो सभी जो पार्टिसिपेंट एजेंसी से रिलेटेड उनके चली जाती है और उनके वहां से कंप्लायंस जो है ऑटोमेटिकली होके अपने सिस्टम में आ जाता है। तो ये कंप्लायंस जो है डिजिटल फॉर्मेट में कंप्लायंस होने लगा। पहले जो फिजिकल फिजिकली सबको इनके फसाई के पास जाना पड़ता था, या फिर बाकी भी जो भी एजेंसी उनके पास जाना पड़ता था। और उस समय में टाइम जो है, टाइम कॉस्ट एंड आपका जो प्रोसेस है, ये सब में डिलिकेट प्रोसेस होता था। टाइम ज्यादा जाता था, कॉस्ट जाता था और पैसा भी इसमें जाता था। तो ये सभी बातें जो है कंसिडर करके शिफ्ट करके सिस्टम का उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडियन ईडीआई कस्टम्स ने।
तो इसमें क्या बेनिफिट्स, इसमें आपको जो 63 पार्टिसिपेंट एजेंसीज एक जगह पे हो गए, फिर अलग एक सबको अलग अलग डिक्लेरेशंस, ऐसे बहुत सारे डिक्लेरेशंस फाइल करने पड़ते थे फिजिकली। इसमें एक कंबाइंड डिक्लेरेशन आपको फाइल करना पड़ रहा है कि जो सब के लिए सिंगल कंबाइंड डिक्लेरेशन रहेगा सभी एजेंसीज के लिए। तो ये किसका ये फायदा हो गया। बाद में क्या होगा है कि इसमें एज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस करने के लिए जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर, इसमें इजीनेस आ गया, तो उनका जो टर्नओवर मतलब फोकस जो एरिया है वो उसमें बढ़ गया है। ये फोकस एरिया नहीं, उनका मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना और रेवेन्यू लेके आना, ये उनका फोकस एरिया है। कस्टम क्लियरेंस करना, उसमें अड़कना, ये नहीं है। तो उसमें वो फोकस हो गए, और फिर बिजनेस, एज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कंसेप्ट ये बढ़ गया। इसके बाद सभी पीजीए जो है इसमें पार्टिसिपेट हो गए, तो उनके भी जो डिजिटाइज होने की वजह से उनके वहाँ पे भी जो रिफॉर्म्स है वो सभी इधर रिफॉर्म्स डिजिटाइजेशन के होने लगे। और फिर वहाँ पे भी एक डिजिटल क्रांति हो गई, ताकि सभी लोग जो है कि एप्लीकेशंस एंड उसका आउटपुट जो भी वो एजेंसी का आउटपुट है, ये इजीली अवेलेबल होने लगा कस्टमर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए। तो ये सारे चेंजेस जो है, स्टेक होल्डर्स के रिलेटेड चेंजेस जो है कि ये, सबको जो बेनिफिशियल है, इस तरह के चेंजेस जो है अपन होने लगे। इसमें और एक बात ये हो गई कि सभी जो लोग है कि लिटरेट, आईटी एनेबल्ड जो है कि सर्विसेज की वजह से सभी लोग लिटरेट होने लगे। मतलब सभी लोगों को इसका अंदाजा आ गया कि अभी हमें फिजिकली कहाँ जाना नहीं है, डिजिटली अभी ये करना है। और इस वजह से क्या है कि सभी लोगों का टाइम जो है बच गया। कस्टम क्लियरेंस जो है कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से होने लगा। तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एक रोबस्ट और अच्छी डिजाइन की हुई सिस्टम है, तो जिसमें जो भी है कि कुछ किसी के अगर 3-4 बार इस तरह के इंसिडेंट्स हो गए कि उसने लॉ को वायलेट किया है, तो वो इमीडिएट पकड़ में आ जाते हैं, और उसका जो कार्गो है और डॉक्यूमेंट्स है, इंस्पेक्शन के लिए ज्यादा थरली कस्टम्स देखती है। तो ये जो 63 जो मैं पार्टिसिपेंट एजेंसीज बताया मैंने, इसमें बहुत सारी एजेंसी जैसे डीजीएफटी ऑलरेडी है, मिनिस्ट्री ऑफ बाकी जो मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बाद में एनिमल हस्बेंड्री, देन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, देन साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग, लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज, सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। उसके अलावा बाकी जो बोर्ड जो है कि मरीन बोर्ड, कॉफी बोर्ड, बाद में सिविल एविएशन, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ ये ड्रग कंट्रोलर्स, सॉफ्टवेयर, डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सिल्क बोर्ड, टोबैको बोर्ड्स, इस तरह के सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जो है कि इसमें पार्टिसिपेटिंग एजेंसी जो है, ये हेड बैंक्स, बाकी भी वेरियस बैंक्स, ये सारे इसमें स्विफ्ट के अंडर उनको रजिस्टर किया गया, और उनको जो यूजर आईडी पासवर्ड दे दी गया है। इसलिए क्या है कि फिर सारी सिस्टम जो डिजिटाइज होने लगे। बीआरसी पहले फिजिकली दिया जाता था, अभी EBRC करके रिलीज होता है। ये सारे बेनिफिट्स दोस्तों सिंगल विंडो सिस्टम से हुए। और सिंगल विंडो के सिस्टम से ही 5-6 जो पार्ट से अलग अलग हम इसका वीडियोस बना रहे हैं। आइस गेट पोर्टल एक पार्ट है, बाद में स्विफ्ट एक पार्ट है, ई संचित एक पार्ट है, RMS सिस्टम एक पार्ट है, कस्टम्स EDI एक पार्ट है फ्रंट एंड का, रिमोट EDI जो सभी जो पार्टिसिपेट एजेंसी के पास जो उनका स्टैंड अलोन रिमोट EDI है वो अलग है। इस तरह के हम बाकी भी इस पे हम वीडियोस बनाना चाहते हैं दोस्तों। तो स्विफ्ट की सिस्टम जो है दोस्तों, आपको मालूम पड़ी कि आज जो 2023 में सिंगल विंडो सिस्टम हो गई है, और बहुत सारा काम पहले जो फिजिकली होता था ये अभी डिजिटल होने लगा है।
तो बेनिफिट्स हमारे जो स्टेक होल्डर्स है, सब स्टेक होल्डर्स को इसका बेनिफिट हुआ है और इंडिया का इकोनॉमी भी इस तरह से बढ़ते जा रहा है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के नए वीडियो जो जो हम बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशंस आपको ऑटोमेटिकली प्राप्त हो सके।